नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी जैसे कि पिछला सीरीज में हम देखे थे कि किस तरह से 1950s यानी जब हमारा नया नवेला भारत आज़ाद हुआ था, तब से लेकर के किस तरह से 1990s मतलब कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब तक भारत किस तरह से अपना नींव रखता है। नए नवेले भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। फिर उन्होंने ढांचागत बदलाव करने का कोशिश किया और एक इकोनॉमिक रफ्तार पकड़ी। अभी भारत जो है एक नया नवाग नवागंतुक अर्थव्यवस्था से लेकर के जो यात्रा है भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का, वो किस तरह से हुआ, इसमें हम देखेंगे। चलिए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और अभी हम देखेंगे कि इंडियाज़ इकोनॉमिक ओडेसिटी ओडेसी फ्रॉम क्राइसिस टू 1947। क्राइसिस का जब हम बात करते हैं तो भारत की आर्थिक ओडिसी 1991, दैट इज ये टाइम पीरियड लेते हैं एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। तो भारत किस तरह से अपने आप को संभाला वो देखते हैं। ठीक। और 2047 इंडिया एट द रेट, है ना, नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, इंडिया एट द रेट 47। ठीक। इंडिया एट द रेट 20 ये भी है, 25 भी था। तो ये चीज़ देखते हैं, यानी जब भारत 100 वर्ष का हो जाएगा 1947 टू ये 100 ईयर्स का जब भारत हो जाएगा, तब का हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है 30 ईयर्स का, 30 वर्षों के सुधार का विश्लेषण और विकसित राष्ट्र के निर्माण को लेकर के ये पूरा है। जब देखें नए भारत में तो इसका उदय लगभग 17.1 करोड़ लोग, उससे भी अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले। अप्रोक्सीमेटली 171 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग 2014 टू 2024। 2014 से लेकर के 2024 के बीच में लगभग 17.5 करोड़, 17 करोड़ के आसपास लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अगर हम बात करें क्राइसिस जिस समय था 1991 में, तो उस समय क्या था, 1.2 बिलियन डॉलर मात्र फॉरेक्स में था। और अभी 30 ट्रिलियन ये आसपास जो है 2047 तक का आंकड़ा रखा गया है। ठीक है। जब ये हुआ था, जब हम आज़ाद हुए थे, सॉरी, 1991 के आसपास, वहाँ से लेकर के 2011-12 से लेके 22-23 में 16.1%, 16.2% जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी था, अत्यधिक गरीबी। वहाँ से भी 2.3% एक्सट्रीम पॉवर्टी है। हाँ, MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। MPI भारत में अभी भी है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उसको कम करने में हम सक्षम हुए हैं। ठीक। तो विकसित भारत विजन फॉर डेवलप्ड इंडिया बाई सेंटेनरी, जब शताब्दी वर्ष, जब हमारा भारत 100 साल का हो जाएगा, 100 ईयर्स का जब हमारा भारत हो जाएगा, तो हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसी जिनेसिस को देखते हैं, उत्पत्ति कि 1991 का आर्थिक संकट कैसे उत्पन्न हुआ था। क्योंकि पिछली बार हम 1990 तक देखे थे, 1990 तक देखे थे, 1950 टू 1990। अभी हम 1991 से देखेंगे उस समय क्या हुआ था। बैलेंस ऑफ क्राइसिस तो हुआ ही था। बैलेंस ऑफ क्राइसिस, इंडिया फेस्ड क्या, सीवर डिफिसिट, अनेबल टू पे टैक्स इसेंशियल इंपोर्ट लाइक ऑयल, फॉरेक्स रिजर्व ड्रॉप हो गया था, 1.2 बिलियन डॉलर पहुंच गया था फॉरेक्स रिजर्व 1991 में।
जो कि मात्र 2 सप्ताह का भी रिजर्व हमारे पास नहीं था सही ढंग से। तो भारत को गंभीर घाटे का सामना करना पड़ रहा था और उसके कारण से तेल जैसे मतलब एनर्जी सिक्योरिटी में भी हम लोग बहुत पीछे हो रहे थे। हमारे पास तेल के लिए भी पैसा देने के लिए नहीं था। ठीक है। ग्लोबल प्लेज फिर क्या है, सोना गिरवी रखना पड़ा, लगभग 47 टन गोल्ड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये रखना पड़ा यहाँ पे इंग्लैंड में भेजना पड़ा 47 टन ऑफ गोल्ड। आप समझ सकते हैं उसका प्राइस क्या होगा, 47,000 kg का। और ये सब कारण था लाइसेंसी राज, ये सब कारण था इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शनिज्म। हम नहीं खोले थे अपने इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, ये भी एक कारण था। कंपटीशन नहीं मिल रहा था हमारी इंडस्ट्री को। हम चाह रहे थे कि हमारा डोमेस्टिक सेक्टर बढ़े, और डोमेस्टिक सेक्टर आराम से फिर धीरे धीरे करप्शन का शिकार होने लगा। रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ये सब का भेंट चढ़ता गया और लाइसेंसी राज ये राक्षस बन करके आया। ठीक है। फिर अनलॉकिंग पोटेंशियल, द जीडीपी रिफॉर्म, क्षमता को खोलना, एलपीजी का सुधार हुआ, एलपीजी रिफॉर्म आया। ठीक है। तो जब हम उदारीकरण का बात करते हैं, व्हेन वी से अबाउट लिबरलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, एबॉयलिश करते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। कहते हैं कि नहीं, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज नॉट नेसेसरी टू इस्टेब्लिश अ यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट। एक उत्पाद की इकाई को निर्माण करने के लिए, विनिर्माण करने के लिए अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। ये हो गया। रिड्यूस कॉरपोरेट टैक्स, इसको भी कस्टम ड्यूटी, ये सब को भी क्या हो गया, सीमा शुल्क जो है ये सब को भी हटाया गया। ठीक। जब हम निजीकरण का बात करते हैं, मतलब अब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जो प्रेफरेंस दे रहे थे, अब उसको हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है। ये हो गया आपका। डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सही से काम नहीं कर रही है, जो घाटे में है, उसको हम क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। दूसरे लोग को भी, प्राइवेट प्लेयर को भी क्या देंगे, मौका देंगे, जो प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर कर रही थी, एक्सेप्ट स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, कुछ जो सामरिक महत्व रखने वाले, जैसे रेलवे, एयरवेज, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब को छोड़ करके जो सामरिक महत्व रखते हैं, डिफेंस, ये सब को छोड़ करके प्राइवेट प्लेयर को भी प्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा। जब हम वैश्वीकरण का बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। वी आर ओपनिंग आवर इकोनॉमी फॉर द फॉरेन प्लेयर्स, जिससे कि कंपटीशन आएगा, जिससे कि क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो इसी कारण से रुपी को अगर हम बाहर में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा करेंसी क्या होना चाहिए वहाँ, सस्ता होना चाहिए। जैसे जापान, इतना डेवलप होने के बाद भी जापान की करेंसी इंडिया की करेंसी से कमज़ोर है। चाइना की करेंसी भी सेम सिचुएशन। क्यों ऐसा होता है, तो लगभग 24% के आसपास गिरावट, डिवैल्यूएशन किया गया हमारे करेंसी को। ओपनिंग इक्विटी मार्केट टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई के लिए लगभग 24% हमारा रुपया जो है उसको डिवेल्यूएट किया गया, गिराया गया। ठीक। और आप देखिए यहाँ पे ये ईयर है, अभी हम देख रहे हैं तो हमारा फॉरेक्स क्या है, बूम कर रहा है। ठीक। और आप जो ये देख रहे हैं, ये वाला, ये फॉरेक्स बूम और ये इन्फ्लेशन कंट्रोल है। तो कैसे देख रहे हैं कि फॉरेक्स जब हमारा बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी हमारा क्या होता है, घट रहा है। ठीक। क्योंकि जब जब महंगाई या हमारे पैसा का जो कमज़ोर पड़ना होता है, तब तक क्या करती है आरबीआई, फॉरेक्स मार्केट में अपने रुपी जो है, डॉलर को क्या करती है, छोड़ती है। इससे क्या होगा, डॉलर का संख्या मार्केट में ज़्यादा होगा और रुपया डिवेल्यूएट होने से बचेगा, कम डिवेल्यूएशन होगा।
ये माना जाता है। ठीक। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एक समय आया था जब आपका देख सकते हैं इन्फ्लेशन और ये दोनों मैच कर रहा था, और ईयर था ये 1994। 1991 के आसपास देखिए हमारे पास फॉरेक्स $1.2 बिलियन है, और इन्फ्लेशन देखिए कितना है। इस ग्राफ को अगर हम ऊपर ले जाएं तो इन्फ्लेशन देखिए लगभग 17% मुद्रास्फीति है, महंगाई है। ठीक है, तो इससे हम गुजर रहे थे। तो डेटा हाईलाइट करता है यही कि ये इन्फ्लेशन किस तरह से 17% था और अभी इन्फ्लेशन कमा है, हमारा फॉरेक्स भी बढ़ा है, ये देखना है। ठीक है, अब विक्ट्री ओवर पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन एक निर्णायक लड़ाई। हम 171 मिलियन पीपल को हम क्या किए, 17.1 करोड़ पीपल को एक्सट्रीम पॉवर्टी से खींच करके उसको मिडिल क्लास इनकम में लाए। इसीलिए कहा जाता है वर्ल्ड जो है वो इंडिया की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है 141 145 करोड़ जनसंख्या का मार्केट है। जब यहाँ पीपल ज़्यादा हैं, मिडिल क्लास इनकम का संख्या बढ़ गया है 10 सालों में, यानी दे कैन एक्सपेंड, वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। और एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसका सामान भी बिके। तो भारत भी उसी श्रेणी में है, और कोई नहीं चाहता है अभी कि भारत को खो दे, भारत जैसा मार्केट को खो दे। हमारी गवर्नमेंट जब जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि मैं भारत के 141 करोड़ लोगों के की ओर से बोलता हूँ, यानी भारत 141 करोड़ लोगों का मार्केट है भी। ठीक है, तो कोई नहीं चाहता है ये। तो 171 मिलियन जो गरीबी से बाहर आए, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी 2014 में 16.2% थी, जो कि घट करके 2023 में 2.3% हो गई। पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का भी अगर हम बात करें तो इसमें भी भारत क्या है, 53.8% 2008 में था, 2021 में 16.4% है, यानी एमपीआई में भी भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। और ये सोर्स क्या है, तो आप देख सकते हैं ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड। अब ग्रामीण और शहरी अंतर को पाटना, तो कैसे पाटा गया भाई, कुछ कुछ योजना ला करके, जैसे रर्बन मिशन, ये सब ला करके। ठीक है, रूरल और अर्बन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ये गैप एनालिसिस को अगर देखें तो रूरल पॉवर्टी गैप 2011 से 23, आप ये देख सकते हैं कि पहले कितना था 2011 में, 7.7% था रूरल अर्बन पॉवर्टी, जो कि घट करके क्या हो गया 1.7%। ये दोस्तों हो सकता है कि ये आंकड़ा है, लेकिन एक इकोनॉमिक्स के छात्र को उस आंकड़ा को पढ़ना चाहिए, स्थिति जो भी हो, और उसे आंसर में लिखना चाहिए। आप अपना पर्सपेक्टिव जो है आप दे सकते हैं, दूसरे जगह पे बता सकते हैं बेशक, लेकिन आप आंकड़ा को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, की कंट्रीब्यूशन, कुछ योगदान जो हैं, तो जो सबसे खराब परफॉर्मर स्टेट हुआ करते थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। ये सब गरीबी को कम करने में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने, और लगभग 2/3 ऑफ पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है इन सब राज्यों से पहले के तुलना में।
ठीक है, ये हो गया। राइज इन रूरल फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मेल माइग्रेशन टू अर्बन हब, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार में वृद्धि हुआ है और पुरुषों का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ है। पुरुष भी कमाने लगे शहर में और गांव में महिला भी स्वरोजगार करने लगी। इसके कारण से उनका इनकम बढ़ा है। बिहार में अगर देखें तो जीविका, तो ये चीज़ हुआ। एजुकेशन, इंक्लूजन एंड आरटीई, राइट टू एजुकेशन जो है का अनुभव क्या रहा। तो केस स्टडी है मध्य प्रदेश का, आइए देखते हैं। हाई एकेडमिक इंगेजमेंट, उच्च शैक्षणिक जुड़ाव होने लगा छात्रों में, रेगुलर अटेंडेंस, नियमित उपस्थिति, फाइंड टीचिंग, स्टूडेंट फाइंड टीचिंग इंटरेस्टिंग, छात्रों को शिक्षण जो है पढ़ने में क्या लगने लगा, रुचिकर, अच्छा लगने लगा। ठीक है। सोशल डिस्कम्फोर्ट, इंस्टेंसेस ऑफ टीजिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज बैरियर, ये सब सामाजिक असहजता, भेदभाव की घटनाएं, ये सब कुछ बाधाएं थी, ये धीरे 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 कम होने लगी। विदिशा डिस्ट्रिक्ट का ये सोर्स है। उसके बाद डिजिटल रिवॉल्यूशन, भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई इसका भी। तो डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इनटू नॉलेज इकोनॉमी, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कोई ज़रूरत नहीं है उसका भौतिक दस्तावेज का, पीडीएफ है, आराम से पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से सीखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है। डेटा का जो सस्ता डेटा का आना, ये सब कारण था। भाषणी एआई, जो लगभग भारत के 22 भाषाओं में एआई संचालित रियल टाइम में अनुवाद कर देता है, तो जहाँ के लोग हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ई गवर्नेंस इफिशियंसी, जो ई गवर्नेंस की दक्षता है ये बढ़ना, बिहार में बात करें तो आरटीपीएस होता है, अलग अलग बहुत सारे चीज़ जो है, ज़मीन का दस्तावेज या ये, इससे क्या होने लगा, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और बहुत सारे जो योजना का लाभ सीधे प्रत्यक्ष तौर पे लोगों को मिलने लगा। तो ये सब कारण है गुड गवर्नेंस। जब भी डिजिटलीकरण होगा तो गुड गवर्नेंस आएगी। उसके बाद फिर आप देखें ट्रांजैक्शन में, तो पेमेंट में यूपीआई, ये सब लिखना है, यूपीआई वगैरह का आना, जैम ट्रिनिटी, जिससे कि क्या होने लगा, जनधन आधार मोबाइल से जो घोस्ट राइडर हैं जो मर चुके हैं वो लोग भी योजना का फ़ायदा उठाते थे, और उसके कारण से बहुत सारा सरकार का जो रिसोर्सेस है बर्बाद होता था, तो उस पे काबू पाया गया। ठीक। तो ये सब चीज़ें, परसिस्टेंस चैलेंजेज, इनइक्वालिटी, निरंतर चुनौतियाँ, असमानता, क्या क्या था इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है, पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी में कमी, और इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का पलड़ा क्या है, भारी है। पॉवर्टी रिड्यूस, इनइक्वालिटी रोज, गरीबी तो घटा है लेकिन असमानता बढ़ गया है, यानी सेचुरेशन ऑफ वेल्थ हुआ है। ठीक है। कम लोगों के पास बहुत सारे धन इकट्ठा हैं। गिनी कोफिशिएंट भारत का बात करें 2005 से 12 के बीच में, तो आप देखिए 0.52 था, 0.55 हो गया। रूरल पॉवर्टी, रूरल में अगर पंजाब हरियाणा का ट्रेंड देखें यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है रूरल पॉवर्टी ट्रेंड रिजर्व इंक्रीज पोस्ट रिफॉर्म ड्यू टू सेचुरेशन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके कारण से भी वहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, असमानता देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, 2025, अगली पीढ़ी का सुधार, जीएसटी 2.0, इस पे एक डॉक्यूमेंट है, इस पे पूरा चर्चा करेंगे एक वीडियो बना करके। तो स्ट्रीमलाइन क्या, टैक्स फॉर एस ऑफ बिजनेस, व्यापार सुगमता के लिए कर को
सुव्यवस्थित करना। जीएसटी किस आर्टिकल में आता है? 279A। लेबर कोड, श्रम संहिता, 4 न्यू लेबर कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड मॉडर्न लॉ। उसके लिए जो बहुत सारे लेबर कोड थे उसको कंसाइज करके 4 लेबर कोड में ले आया गया, तो वहाँ से भी क्या हो गया, मदद मिला। स्ट्रेटजी, इन्हेंसिंग सेविंग एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, जिसे आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, गति शक्ति जैसे मास्टर प्लान का आना, ये सब कुछ जो है वो विजन है। विजन 2047 विकसित भारत। क्या है वो विजन विकसित भारत का 2047 का? क्या हम सोचते हैं कि जब भारत 100 ईयर्स होगा अपना, तो क्या विकसित होगा, किस किस सेक्टर में, कैसे? क्योंकि अभी भी 47 में भी बहुत समय है, अभी 26 है, ठीक है। तो इन 20 सालों 21 सालों में भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, इसका एक मास्टर प्लान। चौथी इकोनॉमी से क्या थर्ड इकोनॉमी होगा, क्योंकि सेकेंड इकोनॉमी बहुत टफ है। चाइना एंड अमेरिका, बहुत बड़ा जायंट इकोनॉमी। तो थर्ड को हम कैसे पार करेंगे, कैसे थर्ड होंगे, गरीबी का उन्मूलन कैसे करेंगे हम, कैसे हम आपका लोगों में समानता लाएंगे, सिविक सेंस लोगों में, कचरा जो फैला देते हैं, तो ऐसे ऐसे कैसे बदलाव लाएंगे, इंटरनल चेंजेस लाएंगे, जो देश से प्रेम करता हो, जो ट्रेन के पटरी को उड़ा नहीं देता हो, पत्थर नहीं रख देता हो, किस तरह से भारत को ले जाएंगे। एआई का ज़माना है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, तो किस तरह से नए आयाम खोला जाएगा रोजगार का। ये सब भारत के 100 ईयर्स का जो भारत होगा, तो क्या क्या समस्या होगा और कैसे उसका समाधान करेंगे। क्या कोई कंट्री भारत को आंख दिखाएगा, तो हम कैसे उसका सामना करेंगे। ये सब कुछ प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं इस विजन को। अमृतकाल, द 25 ईयर लेड अप टू क्या, सेंटेनरी, शताब्दी वर्ष के 25 वर्ष जो बचे हुए हैं, जो तीव्र परिवर्तन के लिए समर्पित हैं, तेजी से परिवर्तन होगा उसके लिए क्या है, समर्पित है। यहाँ पे क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसंख्यांकी लाभांश, उसको हम रिप करेंगे। ये कब होगा, जनसंख्या का फायदा हम कब उठाएंगे, जो हमारा जनसंख्या पढ़ा लिखा हो, प्रोडक्टिव हो, ठीक है, तभी ना हम उठा पाएंगे जनसंख्या का फायदा। उसमें स्किल हो तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, टीपी, ठीक है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग, भारत जब तक विनिर्माण में आगे नहीं बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा, तो हम नहीं कर सकते हैं, जो रोजगार का उत्पन्न होगा नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग हब, मेक इन इंडिया पे काम करना होगा। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सतत पोषीय जो है बुनियादी ढांचा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ग्रीन इकोनॉमी, ये सब पे काम करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन का अगर हम बात करें तो क्या होगा, फ्रॉम 1991 क्राइसिस टू लिफ्टिंग 171 मिलियन आउट ऑफ पॉवर्टी, द जर्नी हैज़ बिन क्या, हिस्टोरिक, सस्टेन्ड प्रोग्रेस नाउ रिक्वायर होलिस्टिक ग्रोथ, इंटीग्रेटिंग एकेडमिक एक्सीलेंस, सोशल इंक्लूजन। 1991 के संकट से 17.5 लगभग 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने तक का ये यात्रा ऐतिहासिक रही है। सतत प्रगति के लिए अब समग्र विकास की आवश्यकता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता को सामाजिक समावेशन के साथ जोड़ना होगा टुवार्ड्स अ डेवलप्ड नेशन। तो ये करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सोर्सेस और रेफरेंसेस, तो कुछ जो डेटा इसमें बताया गया है वो वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है, रिसर्च गेट का है,
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग PIB का है। ठीक, ये सब कुछ डेटा यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, आइए अब इसी को थोड़ा सा अच्छा से देखें। जो देखे थे, अब आंसर राइटिंग किसी को करना है तो कैसे करेगा। तो इंडियाज इकोनॉमिक ओडिसी, 3 decades of transformative growth and enduring challenges। क्योंकि 1991 के बाद बहुत ही क्रूशियल रोल है भारत, कहाँ $1.2 बिलियन उसके पास फॉरेक्स रिजर्व था, कहाँ $700 बिलियन हम लोग पार कर गए। ठीक है, तो ये चीज़ देखना है कि किस तरह से हम, तो प्री रिफॉर्म एरा, लाइसेंसी राज से लेकर के हम लोग प्री रिफॉर्म एरा जब कहते हैं तो 1947 से 1991, जो कि हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं किस तरह से भारत आगे बढ़ा। पहले स्टेट लेड डेवलपमेंट करता है, मतलब सरकार इस पर डेवलप करने का प्रयास करती है। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आता है, स्टेट कंट्रोल ओवर कमांडिंग हाइट्स, जो स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री होता है उसमें स्टेट क्या करती है, उसका ये करती है। ठीक है, और इनवार्ड लुकिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिजीम, ये सब का बात चलता है। और फिर भारत इस पॉइंट पे आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब एक समय के बाद भारत पीछे मुड़ के नहीं देखता है जब से LPG लाता है। अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझना है तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको समझना है तो हम्म इस तरह से समझ सकते हैं कि एक लाइन है, ठीक है, ये, और ये इस तरह से जा रहा है, फिर इस तरह से मुड़ गया। ये जो कर्वेचर चेंज हुआ है, चेंज इन कर्वेचर, यही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, तो यही पॉइंट है 1991 का LPG का। समझ में आया। तो ये वही भारत है जो 1991 में क्राइसिस से जूझ रहा था, और किस तरह से ये वहाँ से आगे बढ़ा। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या रिफॉर्म अंडरटेकन हुआ इस दौरान, तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया, सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज क्या एबोलिश किया गया, और लोगों प्राइवेट लोगों के लिए इंडस्ट्री को खोला गया। फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट बैंक जो है परमिट किया गया कि प्राइवेट बैंक भी हिस्सा ले सकती है, तो आपका ये हो जाता है। सेबी का गठन होता है, स्टेब्लिश ऑटोनोमस बॉडी टू रेगुलेट कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का स्थापना होता है, सेबी का। फिर टैक्स पॉलिसी, कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट, इसको 51.75 से घटा करके 46% किया गया। पर्सनल इनकम टैक्स को भी घटा करके 40% किया गया। ठीक है, एवरेज कस्टम ड्यूटी 200% था, उसको घटा करके 65% किया गया। ये सब कुछ स्टेप्स थे जो आकर्षक थे, जो बाहरी प्लेयर को भी अच्छा लगा, और इंडिया एक इन्वेस्टमेंट मार्केट बन गया। ट्रेड और एक्सचेंज का बात करें तो इंडियन रुपी वाज डिवेल्युएटेड अप्रोक्सीमेटली 24% 1991 में, लगभग 24%, ताकि हमारा रुपया विदेश में कमज़ोर होगा तो हमारा सामान सस्ता होगा, सस्ता होगा तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और हमारा जो BOP क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उससे हम क्या कर पाएंगे, निजात पा पाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन मोस्ट रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स वेर रिमूव्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बात करें तो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट लगभग 51% ऑटोमेटिकली परमिटेड इन लिस्ट ऑफ 34 इंडस्ट्री। और अभी तो आपको बात करें तो बहुत सारे सेक्टर में 100% FDI है।
100%। डिफेंस में 74%। मतलब गवर्नमेंट अब समझ रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। ये सब ठीक है। तो एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, अ मैक्रो इकोनॉमिक ड्रॉप। तो वो जो एरा था 1991 का, वो किस तरह से 3.5% लगभग 30 साल तक ग्रो कर रहा था, 30 ईयर्स तक। उससे सीधे बढ़ कर के एवरेज 6.7 6 to 7% के आसपास ग्रो किया। 2005 से 2008 तक ये ग्रोथ 9% रहा है, भारत का ग्रोथ स्टोरी। ठीक है, तो ये हुआ ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस का हम बात करें, और अभी 6 से 7% के बीच में अभी हमारा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये है ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। बात करें तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, जापान को पीछे करते हुए। परचेजिंग पावर पैरिटी में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि जनसंख्या हमारा क्या है, ज़्यादा है। जनसंख्या हमारा ज़्यादा रहेगा तो परचेज क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो ये हैं। ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि लगभग 171 मिलियन पीपल, यानी 17 करोड़ 17.1 करोड़ पीपल को हम एक्सट्रीम पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से उठा करके हम गरीबी रेखा से बाहर लाए हैं 2014 से 24 के बीच में। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का हम बात करें तो $2.15 पर डे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी मॉडर्न डेटा जो है 2.15 डे। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो उससे कम, जो इनकम जिसका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद सेम पीरियड 2.3% 2022 तक गरीबी हो गई। सेम पीरियड 378 मिलियन पीपल रोज एभव लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी, जो खर्च कर रहे थे $3.65 पर डे। 7 ईयर 2004 से 2012 के बीच में 138 मिलियन पीपल इसके पॉवर्टी से बाहर आए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन का बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट शिफ्टेड करता है। ये एक समय था जो टेक्सटाइल मार्केट में, जेम्स में, एक्सपोर्ट बास्केट, ये सब क्या होता था, बहुत आगे था। जैसे फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स में, ये सब में अभी आगे है। और इसको देखें, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बिजनेस, ये 108 बिलियन डॉलर का हो गया है 15-16 में। इंडिया परफॉर्मेंस। कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन का बात करें तो आपको पता है कि जो कॉल रेट है, इंटरनेट है, चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे पास है। तो मल्टी ईयर हो गया। ये सब कारण है। अब ये जब होगा सबसे सस्ता डेटा, तो क्या होगा, डिजिटल इकोनॉमी आएगी। ठीक है, पेमेंट डिजिटाइज होने लगेगा, तो ये सब होने लगा। कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस होगा तो टैक्स इवेशन क्या होगा, कर चोरी नहीं होगा, नहीं होगा, कम होगा। तो फिर से इंडिया का जो जीडीपी है बढ़ेगा, क्योंकि पहले लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, कैश इकोनॉमी चल रहा है। जो कैशलेस इकोनॉमी होगा, लेस कैश इकोनॉमी होगा, तो फिर क्या होगा, ये सिचुएशन आएगा। द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस, अनमास्किंग स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन। इंडियाज हाई ग्रोथ नैरेटिव हैज accompanied by क्या, क्रिटिकल काउंटर नैरेटिव ऑफ डीप सीटेड स्ट्रक्चरल वीकनेस। देखिए, भारत ग्रो तो कर रहा है, बस उस ग्रोथ में क्या है, जॉब नहीं है, यानी जॉबलेस ग्रोथ है। ये एक पैराडॉक्स है। ठीक है, द एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यानी जॉबलेस ग्रोथ है आपका। ठीक है, 90 मिलियन न्यू नन फार्म जॉब तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया उस हिसाब से। परवेसिव इनइक्वालिटी एंड रूरल डिस्ट्रेस, इस तरह से अगर होगा
तो देख लीजिए इनइक्वालिटी कोफिशिएंट 0.52 2004-05 में था, 2011-12 में क्या हो गया 0.55। तो इनइक्वालिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अर्बन डिके एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। जिस तरह से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बन के लोग जो हैं सब स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए कंपेल हो रहे हैं, तभी तो अमृत मिशन जो है उस पे बात होता है, अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड क्या अमृत अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होने लगा आपका इंस्टीट्यूशनल इरोजन एंड गवर्नेंस डिफिसिट। कुछ है हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, जुडिशियरी, ये सबको ज़रूरत है सही ढंग से काम करने का। अब देखिए -40 नंबर आया है पीजी का एग्ज़ाम में, डॉक्टर वाला में। अब वो डॉक्टर बन जाएगा, किस तरह का डॉक्टर हम बना रहे हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूशन को मजबूत होने का ज़रूरत है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से भारत में हुआ, तो ये देखने को मिला। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन डिजिटल इकोनॉमी का क्या है जीडीपी में, अकाउंटिंग 11.74% इन क्या 2022-23। प्रोजेक्शन सजेस्ट दैट शेयर कुड एक्सपेंड 1/5 ऑफ इंटायर इकोनॉमी बाई 2026। माना जा रहा है कि ये 20% जो क्या हो जाएगा पूरे इकोनॉमी का, इकोनॉमिक कंट्रैक्शन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा डिजिटल इकोनॉमी का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन का अगर हम बात करें तो 2016 से 2024 के बीच में नेशंस डिजिटल बैकबोन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। और ये क्या हो गया, तो इंटरनेट कनेक्शन 391 मिलियन लोग यूज कर रहे थे, नियरली बढ़ कर के 970 मिलियन लोग हो गया। वाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर भी बढ़ा है 171, यानी कि आपका 17 करोड़ लोग से बढ़ कर के 85 करोड़ लोग अभी यूज कर रहे हैं, 85 करोड़ लोग आपको इंटरनेशनल ये ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं। एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट में भी क्या हो गया है, तो ग्रोथ हुआ है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। देखे थे कि 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था 2022 में, इतना ज़्यादा, कि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो यूपीआई खूब चला, तो ये हो गया। राइज ऑफ स्टार्टअप इकोनॉमी, दिस डिजिटल वेव वाज हैज क्या फ्यूल्ड अ वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर। इसके कारण से कल स्टार्टअप कल्चर जो छोटा छोटा इंडस्ट्री वगैरह है वो खुलने लगे। ठीक है, और उसी में से निकल कर के आया यहाँ पे लगभग 1 लाख स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हुआ, इसमें से 110 यूनिकॉर्न कंपनी निकल कर के आई। ठीक है, जिसका वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है। दोस्तों बोर हो रहे हैं क्या, अगर हो रहे हैं बोर तो इकोनॉमिक्स डेटा का तो खेल है ही। सुन करके अच्छा लग रहा है कि कितना लोग पॉवर्टी से बाहर हुआ, डिजिटल पेमेंट के कारण से नया नया जो स्टार्टअप शुरू होने लगा, आसान हो गया पेमेंट। इंडिया का जो कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन, वो कैसे बढ़ गया, किस तरह से पॉवर्टी से लोग बाहर आए, किस तरह से यूनिकॉर्न कंपनी जो कि $1 बिलियन की कंपनी होती है, वैल्यू वाली कंपनी, 110 $1 बिलियन की यूनिकॉर्न कंपनी भारत में स्टेब्लिश हो गई। ये सब भारत का सफलता है, जो भारत को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़ करके बनाता है। आइए इसको आगे देखते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, हाउएवर दिस रैपिड डिजिटल शिफ्ट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस, जैसे डिजिटल डिवाइड। ये डिवाइड क्या है, इंडिया और भारत के बीच का खाई है,
जहाँ भारत गाँवों की इकोनॉमी है, वही इंडिया जो है शहरों की इकोनॉमी है। अब ये जब होने लगा डिजिटल, तो जो लॉ स्किल थे, जिनके पास स्किल उतना नहीं था, वो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी की समस्या आ गई। साइबर सिक्योरिटी का रिस्क, कोई भी नया चीज़ आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर के भी आता है, खूबी के साथ खामियां भी। तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, ये सब का कुछ समस्या जो है आपको देखने को मिलेगा। द combination of these new digital challenges with long standing structural issue has intensified the call for a क्या fundamental remaining of India's economic future। अब 2047 जब हमारा भारत 100 साल का हो जाएगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कॉल फॉर न्यू इकोनॉमिक मॉडल, विकसित भारत @247। ठीक है, उसके लिए हम कौन सा स्टेप उठा रहे हैं, ये इसको डिटेल में देखना है। पीपीटी में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, उसी को थोड़ा सा विस्तार में। ठीक है, तो लेबर रिफॉर्म आ गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसान हो गया आपका। लेबर लॉ को 4 लेबर लॉ में ही जितना कॉम्प्लेक्स था उसको सिंपल किया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर को रेजुविनेशन करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए प्रोग्राम चला, जैसे जीरो बजट फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर मिशन में भी पैसा मिलता है। इस तरह से आप करते हैं तो गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, मूविंग फ्रॉम रेड टैप टू रेड कारपेट। लाल फीताशाही से क्या है, अब गवर्नमेंट प्रशासन मदद करेगी आपको। पहले परेशान करती थी, जब रेड टैप कहते हैं तो लाइसेंस, और रेड कारपेट कहते हैं तो अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो लाइसेंसी राज से अपॉर्चुनिटी का जो दौर है, ये शुरुआत होना, ये बहुत अच्छा शब्द है। फ्रॉम रेड टैप टू रेड कारपेट, by drastically cutting 69,000 compliances burden facing businesses। बिजनेस में जो बहुत सारा कंप्लाइसेंस था, प्रॉब्लम था, लगभग 69,000 प्रॉब्लम को क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या हो गया, सर्विस एंड जुडिशियरी रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब ये इतना जब चीज़ को आप हटा देंगे तो जुडिशरी पे भी क्या होगा, बर्डन कमेगा। ऐसे भी जुडिशरी बहुत लंबा चलता है यहाँ पे, तो उससे क्या होगा आपका, उससे होगा कि जो लंबा डिले जो होता है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जीएसटी आ जाता है 2017 में। इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होता है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। इस पे भी R&D पे भी स्पेंड करने के लिए जोड़ देते हैं, हालांकि बहुत कम है R&D पे, ये है। ठीक, अब एग्रीकल्चर रिजुविनेशन के लिए क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का जो है, इसमें रिफॉर्म करने का 3 गो किसान बिल जो था वो लाया गया, हालांकि वो फिर से गवर्नमेंट के द्वारा रिवोक कर दिया गया विरोध होने पे। तो ये सब कुछ चल रहे थे ताकि हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास भारत कर सके। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो 6% ऑफ जीडीपी कहाँ पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे भी बढ़ाया जा रहा है, जैसे आयुष्मान भारत, ये सब। अगर आप देखें तो हायर एजुकेशन का एक अलग से बन गया, डिपार्टमेंट बन गया। ठीक है, राइट टू हेल्थ, इंटीग्रेटिंग वोकेशनल स्किल विथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन। जो व्यावसायिक था स्किल, उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ा गया, जैसे चाइना में होता है, ठीक उस तरह से, ताकि ब्रिज को गैप कर सके बिटवीन एकेडमिक्स और इंडस्ट्री नीड। अब इंडस्ट्री को चाहिए स्किल, एकेडमिक्स में पढ़ा रहे हैं थ्योरी तो नहीं चलेगा। तो भारत हमारा जब 100 साल का 2047 में होगा, तब हम क्या कर रहे होंगे, जब 100 ईयर्स का हमारा भारत होगा तो हम क्या कर रहे होंगे, कि ये सब चीज़ हमें ढांचागत बदलाव करने का बहुत ही आवश्यकता है।
कि जो इंडस्ट्री का डिमांड है उस तरह का एजुकेशन हो, उस तरह का ट्रेनिंग हो, ताकि वो लोग बेरोजगार नहीं रहें, इंडस्ट्री उसे एब्जॉर्ब करे, जॉब दे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो क्या, एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्लाइमेट गोल को भी मीट करेगा, और हम स्वच्छ ईंधन का भी यूज करेंगे। तो इसके दौर में क्या है, पंचामृत मिशन, और आपका नेट इमिशन, जीरो नेट इमिशन का बात कर रहे हैं। नेट जीरो इमिशन 2070 तक, ठीक है। तो ये सब है। तो यही कह रहा है, जाते आते जो है आप एक बढ़िया सा ले लीजिए कि इंडियाज इकोनॉमिक ओडिसी इज पावरफुल टेस्टामेंट टू द क्या, ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल लिबरलाइजेशन, बट द जर्नी इज क्या, फार कंप्लीट फ्रॉम कंप्लीट। द नेशन हैज सक्सेसफुली ट्रांसिशन फ्रॉम क्या, स्टेट कंट्रोल सिस्टम टू अ डायनेमिक मार्केट लेड इकोनॉमी। दोस्तों, पहले जहां हम स्टेट सारी चीज़ को कंट्रोल कर रही थी, मोस्ट ऑफ द चीज़ को, अब क्या है, मार्केट लेड, मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है उस पे हम जा रहे हैं, ठीक है। और इसके कारण से क्या होता है, डेमोक्रेटाइजेशन इन कंज्यूमर, कंज्यूमर को मनचाहा गुड्स मिलता है, अच्छा क्वालिटी का मिलता है, गुणवत्ता वाला गुड्स मिलता है, ये सब आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेट चैलेंज क्या है, बिल्ड न्यू मॉडल दैट नॉट ओनली फास्ट ग्रोइंग बट ऑल्सो इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म तक चले, टेक्नोलॉजिकली सोवरिन हो, अपना टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनली रोबस्ट इनफ हो, इतना अच्छा हो, फुलफिल द मोमेंटल एम्बिशन ऑफ मोन्यूमेंटल एम्बिशन ऑफ 2047। यानी हमारे पास अपना तकनीक हो, अपना डिफेंस हो, अपना प्रोडक्शन लाइन हो, हमारा जो तकनीक हो वो सोवरिन हो, खुद स्वतः, दूसरे से हम उतना इम्पोर्ट नहीं करें कि कभी युद्ध हो तो दिक्कत हो जाए, कारगिल जैसा सिचुएशन ना बन जाए। तो तो फास्ट ग्रोइंग नेशन के लिए सतत हो, सस्टेनेबल हो, ये होना है। आइए अब इसी चीज़ को फटाफट देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट में। बैकग्राउंड क्या हो गया, वे फॉरवर्ड, वाई रिफॉर्म का क्यों जरूरत पड़ा था, तो पता ही है, ये देख चुके हैं ऑलरेडी। राजकोषीय घाटा अधिक था, भुगतान संतुलन सुधारना था, ये सब। लिबरलाइजेशन का जब बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, प्राइवेटाइजेशन का करते हैं तो रिमूवल, रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक। तो ये था इंडिया स्ट्रैटजी सिंस 1991, 1991, जो कि भारत के आर्थिक विकास में एक लाइन है, जैसे पॉवर्टी लाइन होता है, क्योंकि भारत बहुत कुछ उस समय जूझ रहा था, तो उसी का एक है, कैसे हम 1991 से वो सिचुएशन जो था क्राइसिस का, उसको हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिए। एक ऐसा भारत जो लड़खड़ा रहा था अपने पैरों पे, उस लड़खड़ाते हुए भारत को कैसे सहारा देकर भारतवासी, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे किसान, हमारे जवान, हमारा विज्ञान, किस तरह से सब लोग मिल कर के हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है, भारत को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी खड़ा कर दिया। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि करप्शन का, इंस्टीट्यूशनल ढांचागत बदलाव का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देखते हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस है, करोड़ों एंड करोड़ केसेस जो है पेंडिंग है, न्याय का नहीं मिलना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो भी बहुत सारा चीज़ करना ज़रूरी है। अभी भी देखते हैं कि इनसिक्योरिटी है, कहीं भी गोली चल जाती है, जान का वैल्यू कुछ नहीं है।
जबकि चाइना में ऐसा नहीं है, और यूरोपियन नेशन में भी। तो जो हम राम राज्य का कल्पना करते थे कि बिना ताला का पहले रहता था, तो यहाँ भी वो सिचुएशन बनाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, इन्वेस्टमेंट से लेके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर के हर चीज़ करने का ज़रूरत है। वुमेन सेफ्टी से लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट से लेकर के, इक्वालिटी एंड इक्विटी लाने से लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर के, अगर आप बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ग्रोथ विस ग्रीन ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। तो का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा भारत का कैसा रास्ता रहा है। ओके, थैंक यू।